नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दिए केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी के निर्देश। कहा, वासुकिताल क्षेत्र को करें विकसित। केदारनाथ से 8 किलोमीटर दूर है वासुकिताल। जसपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का जोरदार स्वागत। 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। उत्तराखंड में कांग्रेस निकालेगी परिवर्तन यात्रा। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी के गढ़ खटीमा से होगा यात्रा का आगाज, तो 6 सितंबर को रुद्रपुर में होगा यात्रा का समापन। बंगाली महासभा ने जताया धामी सरकार का आभार। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का किया स्वागत। जाति प्रमाण पत्र से पाकिस्तान शब्द को हटाने पर जताया आभार। कहा, सीएम धामी ने मिटाया 60 वर्षों का कलंक। और हरिद्वार में सिपाही ने गोली मारकर की आत्महत्या। ट्रेजरी गार्ड में तैनात था मृतक जवान। पुलिस अधिकारियों ने लिया घटना का जायजा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीएम ने यह भी कहा कि वासुकिताल क्षेत्र के साथ ही आसपास के क्षेत्रों को नए लोकेशंस के रूप में विकसित किया जाए। पीएम ने कहा कि स्थानीय जनभावना के अनुरूप ईशानेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण, आस्था चौक पर ओमकार की प्रतिमा स्थापित करें। शंकराचार्य समाधि और शिव उद्यान के डिजाइन में जनभावनाओं के अनुरूप संशोधन किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारपुरी में फेज 2 के 113.92 करोड़ के प्रोजेक्ट के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री से समय दिए जाने का अनुरोध किया। इस पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को इसके लिए जल्द समय दिए जाने का आश्वासन दिया। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा जसपुर पहुंची। इसी के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री का काफिला जसपुर के दुल्हन पैलेस पहुंचा। मगर दूसरी तरफ खड़े किसानों ने केंद्रीय मंत्री का जमकर विरोध किया। किसानों का प्रदर्शन रोकने में पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भोग विलास के लिए राजनीति में नहीं आते। राजनीति सेवा का माध्यम है, हम सेवा करने के लिए आते हैं। तो इस बार जैसे आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया, आशीर्वाद दिया और मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने जो आशीर्वाद आपने दिया था उसके एवज में देश को आगे ले जाने का काम किया। अगर आप देखेंगे 2014 से इस समय तक 7 सालों के अंतर्गत तो आज देश की कायाकल्प लगभग हो गई है। आज विश्व में
हम सर्वश्रेष्ठ देशों में चुने जाते हैं, हमारा नाम जाना जाता है। तो इसी तरह से जन आशीर्वाद में जैसे मुझे आपने सांसद बनाया, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि जो मुझे मोदी जी की टीम में शामिल किया है, आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे हमारे साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को फतेह करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत बीजेपी पूरे प्रदेश में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम करने जा रही है। इसके तहत हर विधानसभा के हर बूथ पर 21 लोगों की एक टीम का गठन किया है, जो घर घर जाकर सरकार के काम को बताएगी। साथ ही पूरे राज्य में 2,09,235 बीजेपी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के हर मंडल और बूथ स्तर पर घर घर जाकर पार्टी के लिए समर्थन मांगेंगे। पार्टी ने उत्तराखंड में 60+ का लक्ष्य रखा है। साथ ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्लस 60 के साथ 51% से ज्यादा वोट का भी लक्ष्य रखा है। संपर्क किया जाएगा हमारे इन 2,35,935 कार्यकर्ताओं द्वारा, साथियों द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे मोर्चे हैं, जो फ्रंटियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हम मोर्चों के रूप में जानते हैं, सामाजिक समीकरण के रूप में, चाहे हम NGOs हैं हमारे बीच में, चाहे हमारे यहाँ धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे हमारे यहाँ ऐसे अनेकों और वर्ग हैं। हर वर्ग के साथ, हर वर्ग के लिए और हर वर्ग को साथ लेकर हम लोगों की एक कार्य योजना बनी है। और साथियों, राष्ट्र प्रथम का हमारा मंत्र आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग की पार्टी का ये ध्येय वाक्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो है ही, लेकिन राष्ट्र प्रथम हमारे लिए हमेशा रहा है। तो अपनी सारी नीतियों को भी हम इसी तरह से बनाते हैं कि हम उन सब उद्देश्यों के लिए जनता के बीच में जाएं, उन सब कार्यों के लिए जनता के बीच में जाएं। और एक सुखद बात यह है कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हम सब जितने भी प्रदेश से जुड़े हैं, जिलों से जुड़े हैं। उत्तराखंड में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर करीब 60 वर्षों से पाकिस्तानी शब्द लिखा जा रहा था। इस प्रक्रिया को सीएम धामी के प्रयासों से समाप्त किया गया। इसको लेकर उत्तराखंड बंगाली महासभा के तत्वावधान में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का अभिनंदन और धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नगर पंचायत दिनेशपुर और क्षेत्र के कई गांवों से पहुंचे लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत कर आभार जताया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि 60 वर्षों का कलंक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिटा दिया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं करके बरसों पुराना कलंक मिटाने पर सभी को मिलकर खुशी मनानी चाहिए। इस दौरान नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को धन्यवाद दिया और कहा कि मुख्यमंत्री धामी जी जाति प्रमाण पत्रों पर 60 वर्षों से चली आ रही पुरानी प्रक्रिया से पाकिस्तानी शब्द हटाकर बंगाली समाज को फायदा दिया है। बहुत ही खुशी का दिन है पूरे समाज के लिए, चाहे जाति कोई सी भी हो। विशेष तौर पे निश्चित ही 60 सालों से बंगाली समाज के नाम पे एक बहुत बड़ा कलंक था कि जब बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते थे, उसमें कहीं ना कहीं ब्रैकेट में पूर्वी पाकिस्तानी / बांग्लादेशी लिखा होता था। आज हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पे हम लोगों ने जो आग्रह किया था, बंगाली महासभा ने जो आग्रह किया था कि यह कलंक हटना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र पे से पूर्वी पाकिस्तानी / बांग्लादेशी शब्द हटना चाहिए। दोस्तों, हमने प्रयास किया और हमारी कैबिनेट ने पूर्वी पाकिस्तानी / बांग्लादेशी शब्द हटा दिया गया है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का, अपने सभी सरकार के साथियों का, मैं सबका कोटि अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश संगठन की तैयारी पर कांग्रेस हाईकमान नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में मंगलवार को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की बैठक में परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का कार्यक्रम तय किया गया। परिवर्तन यात्रा का पहला चरण 3 सितंबर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव क्षेत्र खटीमा से प्रारंभ होगा। प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से हाथ पांव मार रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निगाह रखे हुए है। 2019 में कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पार्टी के लिए परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम को दिल्ली में अंतिम रूप दिया गया। इस सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह दिल्ली पहुंचे। वहां प्रदेश प्रभारी के आवास पर हुई बैठक में सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने भी शिरकत की। देहरादून की मलिन बस्तियों में मालिकाना हक न मिलने की समस्या को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने पत्रकार वार्ता की। राजकुमार ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के हित के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिसको कैबिनेट में पास किया गया था और मलिन बस्तियों के रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा गठित समिति के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में 582 मलिन बस्तियां हैं, जिसमें 7 लाख से अधिक की आबादी बसी हुई है। 1 लाख से अधिक कच्चे पक्के भवन यहां निर्मित हैं। यह संभव नहीं है कि 1 लाख भवन सरकार बनाकर यहां के निवासियों को आवंटित कर सके। जो नियमावली हमने बनाई थी उसकी तहत उन लोगों को मालिकाना हक देना का काम सुचारू रूप से शुरू करें। अगर वो नियमावली आपको नहीं सूट कर रही है, उसमें आपने कुछ बदलाव कर रहे हैं तो उसको बदलाव करें और वो लोगों को मालिकाना हक दें, जिससे लोग अपने जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना सकें, उनकी नौकरियां लग सके, उनको बेनिफिट। अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को अपना सीएम उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। कोठियाल ने कहा कि जिन सपनों और मुद्दों को लेकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, पार्टी अगर सत्ता में आई तो आम उत्तराखंड वासी के सपनों को साकार करेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने की कर्नल अजय कोठियाल से खास बातचीत। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोठियाल जी, अब आपको सीएम के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपको उत्तराखंड में? जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ आज से कोई 20-21 साल पहले, वो जो सारे मुद्दे थे, आज वो मुद्दे ना कोई भी ग्राउंड पे नहीं दिखते कि वो मतलब अमल हो गए। आज आम आदमी पार्टी का यही सारे मुद्दे हैं जिस पे कि हम फोकस कर रहे हैं। रोज़गार सबसे मेन मुद्दा है, एजुकेशन, हेल्थ, ये मेन मुद्दे हैं। जो करप्शन आज जो समाज में इसमें गवर्नेंस में जो आ गया है, ये मेन मुद्दे हैं। और ऐसी कई मुद्दे हैं जिनको कि हम धीरे धीरे सबको बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से पहले बहुत सारे वादे करती हैं, नए पार्टियां भी आती हैं, बहुत सारे वादे करती हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि सत्ता में आने के बाद जो जनता से वादा करती है वो पूरा नहीं हो पाता है? इसमें कहाँ कमी मानते हैं? ये तो उन पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाए। आम आदमी पार्टी को देखना है तो दिल्ली में देखो, 9 साल हुए हैं इस पार्टी को, 2012 की बनी हुई है। और ये पार्टी अपना जो एजेंडा है जब वो दिखाती है कि ये नहीं बोलती कि हमारे ये एजेंडा होंगे, वो बोलती है हमने पहले जो काम करा उसे देखो और वोट दो, और उस पर वोट मिलते हैं। कर्नल कोठियाल पहले सेना में थे, अब राजनीति में आए हैं, दोनों में क्या अंतर है, क्या कठिनाई महसूस करते हैं? अंतर तो बहुत है, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन वो चैलेंजेस ना ओवरकम करे जा सकते हैं। थोड़ा सा एडेप्टेबल बनना है। और फौज का जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि हमारे तो बहुत अलग अलग, कहीं सियाचिन ग्लेशियर के हैं, कहीं आपदा के हैं, कहीं संयुक्त राष्ट्र के हैं, कहीं लेबनान के हैं, एवरेस्ट के हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं आज यहाँ पे उत्तराखंड जैसे मतलब पहाड़ी जो राज्य हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लागू होते हैं। और उन्हीं की वजह से हमने पार्टी भी ज्वाइन करी है और उसी को देखते हुए हम एक अच्छा भी करेंगे आगे। आज यहाँ पर 2 मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। उनका संगठन पहले से काम कर रहा है, आपकी एक नई पार्टी है यहाँ पर अभी उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी यही है। आने वाले चुनाव में किस तरह की चुनौती देखते हैं? देखो, ये दोनों पार्टी पुरानी है, इस्टेब्लिश्ड हैं, बूथ लेवल तक इनके ना बड़े अच्छे सेटअप हैं। ये हमारा उतना नहीं है, एक नई पार्टी है, हम धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम आ ही इसलिए रहे हैं पॉलिटिक्स में। अगर ये पार्टी अच्छा कर लेती तो हमें आने की ज़रूरत क्या थी? हम फौज में ही रहते और फौज को एंजॉय करते, ब्रिगेडियर बनते, मेजर जनरल बनते। इन पार्टीज़ ने आज जो लोगों की उम्मीदें थी उनको ना टोटली घुमा दिया है। मैं बोलूँगा इसे पॉलिटिकल डिज़ास्टर
पॉलिटिकल डिज़ास्टर यकीन कर दिया उत्तराखंड में पार्टीज़ ने मिल करके, और इसलिए हमको आने की एक इच्छा हुई। जिस दिन हमें लगता है कि हम वाकई में जब अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिक्स छोड़ करके फिर वापस अपने समाज में चले जाएंगे। कितने सीटों की संभावना आम आदमी पार्टी यहाँ देख रही है उत्तराखंड में? अभी हम सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं 70 उत्तराखंड जो बनावट है उसमें 70 सीटें टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, जो कि एक फॉर्मेट है बना हुआ, पिथौरागढ़ से लेके और अस्कोट से लेके आराकोट तक अगर मैं बोलूँ। इसमें हमने क्योंकि उत्तराखंड का नव निर्माण देखना है, तो सबसे रिमोट एरिया भी है, उसकी भी तरक्की देखनी है। आज हम सीट नहीं देख रहे हैं, आज हम तरक्की देख रहे हैं। लड़ेंगे हम पूरी 70 सीटों से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। आम जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे और उत्तराखंड वासियों को? जो भरोसा मेरे पे पहले करा जाता था, उस भरोसे को यकीन से करते रहना। दूसरा, जो कमिटमेंट मैंने ले रखा है उसको जान लगा के पूरा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे को जनता के सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जिसमें युवाएँ, महिलाएँ, एक्स सर्विसमैन, पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड लोग और जो आम जनता है, उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे कर्नल कोटियाल जी, जिनका साफ कहना था कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, अगर उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वह जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड का गठन हुआ था उन सारे उद्देश्यों को पूर्ति करेंगे। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। उत्तराखंड के विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ओर से रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन समारोह में उम्मीद से ज्यादा पहुंची और विधायक चौहान को राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। समारोह में हजारों महिलाओं के आने से विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किया जाएगा वे करेंगे। बहुत एक बहनों को सबको जैसे हमारी परंपराएं हैं, सभी भाइयों की तरफ से एक रक्षा का जो बंधन बांधा जाता है उसका बड़ा महत्व है हमारे समाज में और बड़ा उत्साह है। ये सामाजिक पारस्परिक भाईचारे को भी दर्शाता है और इस बात को भी दर्शाता है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति जो हमारा आदर भाव है, जो हमारी जिम्मेदारी का भाव है, एक प्रकार से हर बहन की रक्षा का संकल्प लेने का जो एक ये संदेश देता है। आज के समाज में जब तमाम तरीके की असुरक्षा का वातावरण होता है। द्वारहाट में विपिन चंद्र त्रिपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम वंदना सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट और विधायक महेश नेगी ने लोगों की समस्या सुनी, जिसमें पीडब्ल्यूडी की 5 शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया गया। कोरोना की वजह से लगातार घाटे में जा रहे परिवहन व्यवसाय को बचाने के लिए कारोबारी फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने वाले हैं। इस संबंध में ऋषिकेश में कारोबारियों ने एक होटल में बैठक कर आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर ली है। परिवहन कारोबारियों की सबसे पहली मांग कमर्शियल वाहनों की आयु सीमा 2 साल बढ़ाने और दूसरी मांग वाहनों का 2 साल का टैक्स माफ करने की है, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हालांकि प्राइवेट बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए राहत राशि की घोषणा किए जाने पर परिवहन कारोबारियों ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया।
तो जो भी वाहन स्वामी है उनका 2 वर्ष का टैक्स माफ़ किया जाए, जो हमारा 31 मार्च 2022 से शुरू हो और 2 साल का रहे, क्योंकि अभी तक तो हमारी गाड़ियां सरेंडर है, उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा, हमारी जो मांग थी कि वाहन चालक और परिचालकों को 10 से 15 हज़ार की आर्थिक सहायता राशि दी जाए। तीसरा, हमारी मांग थी कि हमारी वाहनों की जो 2 साल खड़े हमारी वाहनों की आयुष्मान खत्म हो चुकी है। उधम सिंह नगर के किच्छा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अध्यापकों की नियुक्ति सहित छात्र छात्राओं को अन्य सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किच्छा क्षेत्र के एकमात्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को उत्तराखंड सरकार द्वारा CBSE की मान्यता देते हुए अटल उत्कर्ष बालिका इंटर कॉलेज बनाने की घोषणा की है। कॉलेज में वर्तमान में करीब 2500 से अधिक छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान उन्होंने GGIC में उत्तराखंड बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों की शिक्षा और पाठ्यक्रम चालू रखने की मांग भी की। इंटर कॉलेज हो गया, बालिका इंटर कॉलेज, अच्छी बात है। लोग उत्तराखंड बोर्ड की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, CBSE की तो फीस बहुत ज़्यादा है। एक तो फीस कम करी जाए, इस पर हमने ये डिमांड दी है। उन्होंने कहा कि इसको मैं आगे भेज के इसको कार्रवाई करूँ। दूसरा, हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर पद 1960 के हिसाब से स्वीकृत हैं, तो आज 2500 छात्र छात्राएँ हैं, पदों की इसमें जो है भर्ती नए पद स्वीकृत किए जाएँ, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में असुविधा ना हो। गरीब आदमी है, कहाँ पढ़ने जाएगा? तो ये 2 बिंदु हमने रखे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि इस पर आगे हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से गार्जियन को लेकर आंदोलन करेंगे। ये ज्ञापन दिया गया कि एक तो जो हमारे CBSE में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उनका ये कहना था कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी हो, तो वो तो है ही, हिंदी मीडियम भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम भी चलेगा। दूसरा, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो बच्चे हैं हमारे, उनको काफ़ी शुल्क देना पड़ रहा है जो CBSE के पैटर्न में है। वास्तव में शुल्क तो कुछ है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में ये किया जा रहा है कि इनका जो शुल्क है वो इनकी छात्र संख्या लेकर शुल्क हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा रियम्बर्स किया जाएगा, जो CBSE को देना है। तो बच्चों पर कोई भी भार इसमें। A1 उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।